मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का गंभीर सर वाईफाई क्लासेस यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत है। आज मैं आपके लिए ट्रांसफॉर्मर की जो सेकंड क्लास है वो लेके आया हूँ। पिछली वाली क्लास जिसने नहीं देखी है वो पिछली की क्लास देखे। और जो मैंने आपको जो पहले है, तो मैं एक और बोल देता हूँ कि जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए वो बहुत ही शानदार क्लास थी। क्यों? क्योंकि मैंने पूरा एनिमेशन के साथ ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मर का जो भी टाइप है वो अच्छे ढंग से कवर कराया था। दूसरे टाइप में आगे का मटेरियल पढ़ेंगे वो मैं बता देता हूँ कि हमने पहली क्लास में क्या पढ़ा था। पहली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल यानी कि कार्य सिद्धांत बताया था कि ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफॉर्मर की जो कोर है उसके आधार पर हमने दो तरह के ट्रांसफॉर्मर पढ़े थे, कोर टाइप और दूसरा पढ़ा था सेल टाइप। किसके आधार पर? कोर के आधार पर। और कोर जो होती है वो ट्रांसफॉर्मर की कोर जो है वो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। क्यों बनी होती है वो मैंने आपको बता दिया है। जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसको मैंने अच्छे ढंग से आपको बताया था, समझाया था, एनिमेशन वीडियो के साथ समझाया था, विद डायग्राम समझाया था। तो प्लीज़ पहले फर्स्ट क्लास देखें, उसके बाद सेकंड क्लास देखें। ये क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ सके और वो भी अपना फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स जो है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का वो कवर कर सके। ये क्लास जो है वो JVVNL लाइनमैन, RRB जेई DMRC किसी की भी तैयारी करो, आपको मेरे जो ये क्वेश्चन होंगे ट्रांसफार्मर की जितनी भी 5 6 7 जितनी भी क्लास आएंगी उसमें से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। वे चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरेटिकल हो, कैसा भी टाइप का क्वेश्चन हो, बस आप क्लास ज़रूर पूरी देखें और क्लास अच्छी लगे तो शेयर करें। अभी हम बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर का विभाजन विभव के आधार पर कैसे करेंगे। तो ट्रांसफार्मर का जो विभव के आधार पर जो है हमने दो भागों में बांटा। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो ITI वाले लड़के हैं उनको मैं बता देता हूँ, आप स्टेप अप को पढ़ते हो ऊंचाई और ट्रांसफार्मर को बोलते हैं परिणामित्र। और स्टेप डाउन को पढ़ते हो अपचाई और ट्रांसफार्मर अपना परिणामित्र। अब ये ऊंचाई और अपचाई होता क्या है, या हम बोल सकते हैं कि स्टेप अप और स्टेप डाउन क्या होता है। स्टेप अप, अप का मतलब बढ़ाना, ये समझ में आया, बताऊंगा अभी कैसे। और स्टेप डाउन, डाउन का मतलब कम करना। तो ये क्या चीज़ बढ़ाता है क्या चीज़ कम करता है वो हमें समझना है, और क्या चीज़ नहीं बढ़ाता है वो भी समझना है। ट्रांसफॉर्मर में ओम का नियम लागू होता है कि नहीं होता है वो आज आपको अच्छे ढंग से मैं कवर कराऊंगा, बस आगे क्लास देखते रहिए। तो सबसे पहले स्टेप अप का मतलब क्या है, यानी कि बढ़ाने वाला, यानी कि ऊंचाई। स्टेप डाउन का मतलब क्या है, कम करने वाला, यानी कि अपचाई। तो हम विभव के आधार पर जब ट्रांसफॉर्मर को पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये विभव को ही कम या अधिक करेगा। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो विभव को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। स्टेप डाउन है तो विभव को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन दो तरह के जो ट्रांसफॉर्मर हैं उनको अब हम डायग्राम से समझेंगे और इसमें 20 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि 20 क्वेश्चन कौन से बने। अभी केवल आपको ये बताया कि स्टेप अप और स्टेप डाउन करता क्या है, अभी 20 क्वेश्चन कौन से हैं वो पूरी क्लास देखना आपको, यहीं पर डायग्राम में ही क्लियर हो जाएगा, रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। हमने पढ़ा कि ट्रांसफॉर्मर दो तरह के होते हैं, एक स्टेप अप, दूसरा स्टेप डाउन। अभी हम पढ़ेंगे कि जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर दिखता कैसे है, उसके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो पढ़ेंगे। देखो,
थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आपको भी देखने में आसानी हो जाएगी। ये देखो, ये अपना जो ट्रांसफॉर्मर है, इस ट्रांसफॉर्मर की मैंने फर्स्ट क्लास में बताई थी, ये कोर है। ये क्या है? कोर है। तो आपको जब पढ़ा होगा कि ये कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर है या सेल टाइप, तो ये आप जिन्होंने पहली क्लास देखी है वो बता सकते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मर जो है वो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर है। किस प्रकार का है? कोर टाइप का। अब इधर की तरफ जहाँ पर सप्लाई दी गई है, जहाँ भी सप्लाई दी जाती है, वो अपनी है प्राइमरी वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग? प्राइमरी। और कौन सी सप्लाई दी गई है? एसी सप्लाई। डीसी सप्लाई क्यों नहीं देते वो भी मैं आगे बताऊंगा। पूरी क्लास देखना, सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो हमने एसी सप्लाई दी है। कौन सी सप्लाई? एसी। एसी को क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती। ट्रांसफार्मर को एसी सप्लाई के साथ जोड़ा है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ा है। ये ट्रांसफार्मर की क्या है? कुंडली है। इधर की तरफ जो आपको दिख रहा है ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, और सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ ट्रांसफार्मर में हमेशा लोड को जोड़ा जाता है। लोड बोले तो भार। लोड यानी कि कैसा लोड? इलेक्ट्रिकल का लोड। अब इलेक्ट्रिक लोड क्या हो सकता है आपका? कूलर है, पंखा है, एसी है, मोटर है, जो भी है वो क्या है? भार है। यानी कि जिसको भी विद्युत ऊर्जा की ज़रूरत होती है या विद्युत ऊर्जा का जो व्यय करता है, वो सब इलेक्ट्रिकल लोड कहलाते हैं। अब हम यहाँ समझते हैं कि ट्रांसफार्मर में हमने दिया प्राइमरी सप्लाई यानी कि वोल्टेज V। तो वोल्टेज जब दिया तो क्या प्रवाहित हो रही है प्राइमरी वाइंडिंग में? तो प्राइमरी के लिए मैं ले लेता हूँ V1, और सेकेंडरी के लिए ले लूँगा V2। या हम बोल सकते हैं कि इसको बोलते हैं प्राइमरी को VP और सेकेंडरी को बोलते हैं VS। तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज सप्लाई दी है हमने वो है V1। क्या दिया है? V1। इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है प्राइमरी वाइंडिंग में, इसमें वो क्या है? I1। अब इसमें क्या बनेगा? फ्लक्स बनेगा। तो क्या बन गया? फ्लक्स। और फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से। फ्लक्स जब बनेगा तो इस पूरी की पूरी कोर में फ्लक्स क्या हो जाएगा? संचित हो जाएगा। तो जो ये वाला फ्लक्स था, इसके कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में भी क्या बनेगा? फ्लक्स। तो ये 5P है प्राइमरी का, और सेकेंडरी में भी क्या बन गया? फ्लक्स। सेकेंडरी में जब फ्लक्स बना तो लेंज का नियम मैंने पहले आपको बता रखा है, E बराबर क्या होता है? -n d∅/dt। इसका मतलब फ्लक्स जो है, तो फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या उत्पन्न हो जाएगा? ईएमएफ। सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या उत्पन्न हो जाएगा? ईएमएफ। और ईएमएफ उत्पन्न होगा तो इसमें क्या प्रवाहित होगी? धारा। कौन सी धारा? सेकेंडरी की धारा I2। और इसका जो लोड है उसके टर्मिनल पे जो वोल्टेज जाएगी, उस वोल्टेज को क्या बोलेंगे? V2। तो ये हमारा कंसेप्ट था ट्रांसफार्मर का, कि इस तरह से ट्रांसफार्मर में जब हमने एसी सप्लाई दी तो वोल्टेज V1 आरोपित किया, उसके कारण धारा प्रवाहित हुई I1। प्राइमरी में फ्लक्स बना 5P। ये फ्लक्स ट्रांसफार्मर की कोर के साथ लिंक होने के कारण सेकेंडरी में फ्लक्स बना 5S। ये समीकरण है। कहाँ से आती है ये? E बराबर -n d∅/dt, लेंज के नियम से। तो फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन। फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण क्या बनेगी सेकेंडरी वाइंडिंग में? ईएमएफ। और ईएमएफ के कारण क्या प्रवाहित होगी? धारा। और जो लोड है, यानी कि ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग के जो सिरे हैं, वहाँ पे जो टर्मिनल वोल्टेज होगी उसको क्या बोलेंगे? V2। तो आपको ये वाला कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। अभी हम पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप में क्या क्वेश्चन है, स्टेप डाउन में क्या क्वेश्चन है। तो पहले हम पढ़ेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन देखो। ये हमारी कोई कोर है। क्या है?
कोर है, ये कोर हुई। इसके बाद यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग में ये क्या है, फेरे, और ये क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरे। तो देखो आपको दिख रहा होगा मैंने प्राइमरी वाइंडिंग में जो फेरे लिए हैं वो कम लिए हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरे क्या लिए हैं, ज़्यादा। तो सेकेंडरी वाइंडिंग के फेरों को मैं दिखा रहा हूँ एन एस से, और प्राइमरी वाइंडिंग के जो फेरे हैं उनको दिखा रहा हूँ एन पी से। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या, एन पी। अब प्राइमरी वाइंडिंग में जो सप्लाई आरोपित किया है एसी, इस तरह से वो जो वोल्टेज दिया है उस वोल्टेज को बोलते हैं वीपी। क्या बोलते हैं, वीपी। धारा को क्या बोलेंगे, आईपी। ठीक है, प्राइमरी में। सेकेंडरी में ऐसे ही नंबर ऑफ टर्न्स एनएस, जो ईएमएफ उत्पन्न होगा उसको क्या बोलेंगे, ईएस। धारा को क्या बोलेंगे, आईएस, और जो वोल्टेज उत्पन्न होगी उसको क्या बोलेंगे, वीएस। आप वीपी ना लेकर के वी1 ले सकते हो, इधर वी2 ले सकते हो, आईएस की जगह पे आई2 ले सकते हो, आईपी की जगह पे आई1 ले सकते हो। ठीक है, इधर ईएमएफ जो उत्पन्न होगा उसको ईपी ले सकते हो या ई1 ले सकते हो, ईपी या ई1, ईएस ले सकते हो या ई2 ले सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। पीएस प्राइमरी सेकेंडरी बोलो या 1 और 2 बोलो। तो देखो अब आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है, कि प्राइमरी वाइंडिंग हम कौन सा ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसको बोला जाता है, जो वोल्टेज के लेवल को बढ़ा देता है, वोल्टेज के लेवल को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। लेवल बोले तो स्तर, वोल्टेज के स्तर को बढ़ाने वाला ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है, स्टेप अप या ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अब देखो हमने प्राइमरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज दिया है वो है बीपी। मैंने सपोज बोल दिया आपको कि 230 वोल्टेज दिया है। चलो थोड़ा ज़्यादा लेवल की बात कर लेते, थोड़ा अपन ट्रांसफार्मर ही पढ़ रहे, छोटा सिंगल, कि मैंने 11 केवी दिया है। कितना दिया है, 11 केवी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या क्या है, कम, और सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या क्या है, ज़्यादा। पहला क्वेश्चन कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या क्या होगी। तो प्राइमरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या क्या होगी, मैं आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन, ट्रांसफर स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या क्या होगी। ऑप्शन दे दिया एन पी बराबर एन एस, दूसरा ऑप्शन दे दिया एन पी इज ग्रेटर देन एन एस, तीसरा ऑप्शन दे दिया एन पी इज लेस देन एन एस। तीन ऑप्शन है, ए बी सी डी है, ये सभी। तो हम पढ़ रहे हैं कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप अप। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या बताया, प्राइमरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या क्या होगी, कम, सेकेंडरी में क्या होगी, ज़्यादा। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, एन पी में कम होंगे, एन एस में ज़्यादा। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन यही। अगर ये पूछ लेता कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी, अगर किसका पूछ लेता, सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या या सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या, तब हमारे में क्या होता, एन एस का मान ज़्यादा होगा एन पी से। ठीक है, क्वेश्चन का टाइप चेंज है, आंसर वही है। एन पी में कम होते हैं, एन एस में ज़्यादा, यानी प्राइमरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या कम होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या ज़्यादा होती है। आगे तीसरा क्वेश्चन, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में
प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज का मान क्या होगा? प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज का मान क्या होगा? तो देखो, प्राइमरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज है वो मैंने दिया 11 केवी। अब यहाँ पे जो ईएमएफ है वो एनपी यानी कुंडली में फेरों की संख्या कम है तो ईएमएफ भी कम बनेगा। इधर की तरफ कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा है तो ईएमएफ भी कैसा उत्पन्न होगा? ज़्यादा, अधिक ईएमएफ उत्पन्न होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि सेकेंडरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ होगा वो प्राइमरी वाइंडिंग की तुलना में क्या होगा? अधिक होगा। कौन से ट्रांसफॉर्मर में? स्टेप अप में। तो हम बोलेंगे कि प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज क्या होगी? कम होगी। सेकेंडरी वाइंडिंग में ज़्यादा होगी। अगर सेकेंडरी वाइंडिंग का पूछता चौथा क्वेश्चन, सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज का मान क्या होगा अगर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो ईएस का मान ज़्यादा होगा, ईपी का मान कम होगा। अगर टर्मिनल वोल्टेज की बात करेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज वीपी का मान कम होगा, वीएस का मान ज़्यादा होगा। या बोल सकते कि वीएस का मान ज़्यादा होगा, वीपी का मान कम होगा। प्राइमरी बोल सकते हैं या फर्स्ट बोल सकते हैं, सेकेंडरी बोल सकते हैं या द्वितीयक बोल सकते हैं। क्लियर? कितने क्वेश्चन हो गए? 3, 4, 4, 5, 6। यही क्वेश्चन अब ये स्टेप अप ना दे करके स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता तो क्या क्वेश्चन बनते? यही 6 और 6 12 हो जाएंगे। 8 क्वेश्चन और निकालूंगा आपको। देखो, एक अब अपन पढ़ते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कौन सा होता है? जो विभव के स्तर को क्या कर दे? कम कर दे। वोल्टेज के स्तर को क्या कर दे? कम कर दे। उसे क्या बोलते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये देखो, ये अपनी है एक कोई कोर है, हम पढ़ रहे हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो इसमें कुंडली बना लेते हैं। ये प्राइमरी हुई और ये सेकेंडरी। मैंने प्राइमरी में जो फेरे बनाए वो ज़्यादा बनाए और सेकेंडरी में क्या बनाए? कम। इसको सप्लाई के साथ जोड़ दिया, वोल्टेज ले लिया वीपी, इधर का टर्मिनल वोल्टेज वीएस, और यहाँ पे क्या जोड़ा जाता है? लोड। प्राइमरी में क्या जोड़ा जाता है? सप्लाई का स्रोत। तो प्राइमरी वाइंडिंग किसके साथ जोड़ी जाती है? स्रोत के साथ। और सेकेंडरी वाइंडिंग लोड के साथ। तो क्वेश्चन 2, क्या क्या क्वेश्चन है देखो। यहाँ तक अपने 6 क्वेश्चन हो गए थे। 6 इसी का उल्टा बनेंगे। तो 6 क्वेश्चन कौन से उल्टे बनेंगे? देखो, एनपी का मान एनएस के साथ क्या होगा अगर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है? पहला क्वेश्चन, एनपी का मान हमेशा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में एनएस से ज़्यादा होगा। दूसरा, ईपी का मान क्या होगा? ईपी का मान भी ज़्यादा होगा। तो ईपी का मान भी ईएस से ज़्यादा होगा। तीसरा, वीपी का मान भी वीएस से ज़्यादा होगा। यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में हमेशा प्राइमरी कुंडली का जो कोई भी राशि है, चाहे हम कुंडली में फेरों की संख्या की बात करें, चाहे ईएमएफ की बात करें, चाहे वोल्टेज की बात करें, तीनों के तीनों क्या होंगे? अधिक होंगे। अगर सेकेंडरी का पूछा जाएगा तो 3 क्वेश्चन ये उल्टे हो जाएंगे। तो सेकेंडरी में क्या होगा? कम होगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में। तो 6 + 6 कितने क्वेश्चन हो गए? 12। अब अभी मैंने धारा की तो कुछ बात की नहीं कि धारा भी आप उल्टा ऐसे ही कर दो, कम ज़्यादा। धारा का भी समझाऊंगा, कैसे समझोगे वो समझना। 12 क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन क्या हुए कि ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी कुंडली को किसके साथ जोड़ा जाता है? तो प्राइमरी कुंडली को हम हमेशा स्रोत के साथ जोड़ते हैं। किसके साथ जोड़ते हैं? स्रोत के साथ। क्वेश्चन नंबर 13, ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी कुंडली को किसके साथ जोड़ा जाता है? स्रोत के साथ। क्वेश्चन नंबर 14,
ट्रांसफॉर्मर में द्वितीयक कुंडली को किसके साथ जोड़ते हैं? तो ट्रांसफॉर्मर में द्वितीयक कुंडली को हमेशा लोड के साथ जोड़ा जाता है। लोड बोले तो भार के साथ जोड़ते हैं। 14 क्वेश्चन हो गए। अभी जो क्वेश्चन होंगे वो हम पढ़ेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशो या ट्रांसफॉर्मर का रेशो बोलते हैं अनुपात। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो या ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात क्या होता है और उस पर क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो जो है इसको प्रदर्शित करते के से। किससे प्रदर्शित करते? के से। के होता क्या है, इसकी परिभाषा अगर पूछ लिया जाए कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशो या अनुपात, रेशो बोलते हैं अनुपात को, ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात, इसकी परिभाषा क्या होगी कि द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न ईएमएफ, द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न ईएमएफ तथा प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न ईएमएफ का अनुपात क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। तो के जो है, पहले हमेशा ध्यान रखना है, मैंने ऊपर की तरफ क्या लिखा है? द्वितीयक कुंडली की राशि, और नीचे क्या लिखा है हर में? प्राथमिक कुंडली की राशि। तो के जो है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 15 है। के का डायरेक्ट पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी समीकरण के मान के लिए सही है। ये लास्ट बार भी पूछा था कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशो की समीकरण क्या है। तो के बराबर होता है V2/V1, E2/E1, N2/N1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि VS/VP, ES/EP और NS/NP। ये भी सही है। क्लियर? तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशो है और इसका मान होता क्या है? इसका मान 0 और 1 और 1 से अधिक, 0 से 1 के बीच होगा या 1 से अधिक होगा। हम बोल सकते हैं कि 1 से कम भी हो सकता है और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो अभी मैंने ये 15वां क्वेश्चन बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशो की समीकरण क्या है। अभी अगला क्वेश्चन क्या बताऊंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन जो रेशो है इसका क्वेश्चन नंबर 16, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में के का मान क्या होगा। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में के का मान क्या होगा। तो देखो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर मैंने आपको बताया था कि ये वोल्टेज के लेवल को क्या करता है? ज़्यादा करता है। तो देखो पीछे की स्लाइड में ले चलता हूँ। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में NS ज़्यादा है, NP कम है, ES ज़्यादा है, EP कम है, यानी कि द्वितीय कुंडली की राशि ज़्यादा होती है, प्राथमिक की कम। तो यहाँ पर के जो है द्वितीयक बटे प्राथमिक है, यानी कि अंश का मान ज़्यादा हो, हर का मान कम हो, तो भाग देने पर क्या आएगा? के का मान 1 से अधिक आएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के का मान स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा? 1 से अधिक। अगर यही पूछ लिया जाता कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में के का मान क्या होगा, तो उल्टा हो जाएगा, के का मान 1 से क्या होगा? कम होगा। के का मान 1 से क्या हो जाएगा? कम। कौन से वाले में? स्टेप डाउन में। कितने क्वेश्चन हो गए? 17 क्वेश्चन हो गए। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का संबंध बता दिया, 15वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन पूछा था कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ऊंचाई परिणामित्र जिसे बोलते हैं में के का मान क्या होगा? तो 1 से अधिक। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में के का मान क्या होगा? 1 से कम। अब आगे देख लेते हैं। के का मान हमने पढ़ा है कि के बराबर E2/E1 बराबर N2/N1 बराबर V2/V1। लेकिन धारा के संदर्भ में क्या होगा? तो धारा के संदर्भ में के का मान जो है वो I1/I2 होगा। अभी I1/I2 कैसे हुआ वो समझ लो। एक होता था ओम का नियम।
तो ट्रांसफार्मर कभी भी ओम के नियम की पालना नहीं करता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर पूछ लिया जाए कि क्या ट्रांसफार्मर में ओम के नियम की पालना होगी, तो बिल्कुल भी ओम के नियम की पालना नहीं होगी। तो ओम के नियम में क्या पढ़ते थे, V जो है वो समानुपाती है I की। अगर हम बोल दें कि V1 जो है समानुपाती है I1 के, V2 है वो समानुपाती है I2 के, लेकिन यहाँ तो होता ही नहीं है। तो यहाँ बोलेंगे कि V1 जो है वो समानुपाती है I2 के, और V2 जो है वो समानुपाती है I1 के। इसीलिए देखो आपने यहाँ पे EMF, फेरों की संख्या और टर्मिनल वोल्टेज, ये अंश में लिखा है सेकेंडरी चीज़, और धारा के संदर्भ में लिखा है प्राइमरी बटे सेकेंडरी। तो क्यों लिखा है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में ओम के नियम की पालना नहीं होती है। तो के बराबर क्या होता है, I1 बटे I2। के बराबर क्या होता है, I1 बटे I2। अगर क्वेश्चन नंबर 18, अगर आपको प्राइमरी कुंडली की धारा और सेकेंडरी कुंडली की धारा दे दी जाए और तब के का मान पूछा जाए, ये क्वेश्चन आ चुका है RRB JEE 2018 में, कि कोई ट्रांसफार्मर में आपको प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली में प्रवाहित धारा का मान दे रखा था और पूछा था कि के का मान क्या होगा। तो के का मान अगर आपको दे दिया जाए तो इन दोनों का अनुपात I1 बटे I2 से हम निकाल लेंगे कि के का मान क्या होगा। तो के का मान जो है वो एक से कम भी हो सकता है और एक से ज़्यादा। एक से कम किसका होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, और एक से ज़्यादा किसका होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। तो कितने क्वेश्चन पढ़ लिए आप लोगों ने, 18, और एक बताया था 19वां क्वेश्चन ओम के नियम का, कि ट्रांसफार्मर में कभी भी ओम के नियम की पालना नहीं होती है। क्लियर। चलिए थोड़ा और मटेरियल बता देता हूँ आपको, कि स्टेप अप और स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन, इनका यूज कहाँ है, कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहाँ काम में लेते हैं और स्टेप डाउन कहाँ काम में लेते हैं। तो जहाँ पर विद्युत का उत्पादन होता है, विद्युत का उत्पादन, और एक होगा लोड, लोड बोले तो इलेक्ट्रिक लोड या विद्युत भार। तो जहाँ पर विद्युत का उत्पादन होता है वहाँ पर हमेशा स्टेप अप ट्रांसफार्मर काम में लिए जाते हैं। विद्युत का उत्पादन भारत में 11 केवी से अधिक नहीं होता है, और उस वोल्टेज को अगर हमें ज़्यादा दूर तक पहुँचाना है तो 11 केवी की वोल्टेज दूर तक पहुँचते पहुँचते उसका वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण वो वोल्टेज का स्तर बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए हम क्या काम में लेते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वो 11 केवी को हम 132 केवी, 220 केवी, 440 केवी, इस तरह से हम क्या कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। तो विद्युत का उत्पादन जहाँ होता है वहाँ पे कौन सा ट्रांसफार्मर काम में लिया जाता है, स्टेप अप। क्वेश्चन नंबर 20, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ पर विद्युत लोड होते हैं, इलेक्ट्रिक लोड, जैसे कि आपका सबमर्सिबल है, 3 फेज का कनेक्शन करा रखा है, तो वहाँ तो हम 132, 220 इतनी वोल्टेज का क्या करेंगे, नहीं करेंगे ना यूज़। तो हमें तो चाहिए कितना, अपनी 3 फेस की मोटर के लिए कितनी वोल्टेज चाहिए, 440 वोल्टेज, 420 वोल्टेज, 400 वोल्टेज, इतना चाहिए। तो इतनी वाली वोल्टेज का तो हम कुछ यूज कर नहीं पाएंगे। तो फिर उसके लिए हम क्या काम में लेते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो जो लोड होते हैं वहाँ पर क्या काम में लिया जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो देखो 21 क्वेश्चन हमारी क्लास में हंसते हंसते हो गए, आपको अच्छे ढंग से मैंने करा भी दिया। तो जो लड़के पहली बार थ्योरी पढ़ रहे बिल्कुल आराम से पढ़ें, मैं पूरा मटेरियल आपको अच्छे ढंग से, कोई रटाने वाली चीज़ नहीं देता, आराम आराम से पढ़ना है, पूरा मटेरियल पढ़ना है और एग्ज़ाम में आने वाला पढ़ना है। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो भाई शेयर ज़रूर करें, और अपने जितने भी स्टूडेंट हैं, या आपके, मेरे तो स्टूडेंट हैं, और आपके जितने भी साथ वाले हैं उनको इस चैनल से जोड़ें, बोलें कि आप इलेक्ट्रिशियन थ्योरी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हो, पूरा मटेरियल कराऊंगा, जेई तक का मटेरियल कराऊंगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। अगर जिनकी मैथमेटिक्स कमज़ोर है वो मेरे को कमेंट में
मैसेज कर सकते हैं। मैं लाइव क्लास आपके लिए देना स्टार्ट कर दूंगा, और कैसे स्पीड बढ़ाई जाती है, कैसे कैलकुलेशन अच्छी की जाती है, और कैसे विदाउट पेन एंड पेपर के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर आपको मैथमेटिक्स की भी क्लास चाहिए तो प्लीज़ पहली पुरानी क्लास भी देख सकते हो, और नई चाहिए तो मेरे को कमेंट कर सकते हो। सो आज की क्लास देखने के लिए धन्यवाद।